मिल गया। क्या मिल गया? किसको मिल गया शेखरू? अरे बिहार में बीजेपी को एक ठो मौका मिल गया बंदरू, एक मुद्दा मिल गया। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों को भी अब राजनीति चमकाने का मौका दे दिया जो घर बैठे हुए थे, जैसे कि चिराग पासवान। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। बिहार की राजनीति इस ठंड के मौसम में एकदम ठंडी पड़ी हुई थी, बोले तो एकदम में चिल्ड। ऐसी ठंड में बेचारे बिहार बीजेपी के नेता रजाई में लिपटे हुए ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए बाबू, क्या किया जाए, पॉलिटिक्स को कैसे गरमाया जाए, कि तभी वो हो गया जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूटना। और इसको फोड़ा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एक सरकारी कार्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास लिखित रामचरितमानस को लेकर जो कहा, अब हम अपने मुंह से बोलूंगा तो उस पर भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इसलिए चंद्रशेखर जी के मुंह से ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। शेखर के मुंह से नहीं, चंद्रशेखर जी के मुंह से। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इसके बाद जो हुआ और जो हो रहा है उसके बारे में तो मत पूछिए। अरे बाप रे बाप, पूरे देश में बवाल कट गया। चंद्रशेखर जी ने जो कहा उसके बारे में विद्वानों के बीच तो चर्चा नहीं हुई कि वो रामचरितमानस के बारे में सही बोल रहे हैं या गलत, लेकिन 3-4 चीजें हो गई। आपको एक एक करके बताता हूं। एक तो हुआ ये कि बिहार के बीजेपी नेताओं को लगा कि जिस संजीवनी बूटी के तलाश में वो थे वो उनको मिल गई, यानी उनको मुद्दा मिल गया। बस फिर क्या था, वो चंद्रशेखर जी और उनके बहाने नीतीश बाबू को घेरने में लग गए। सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? कि ऐसे व्यक्ति को तो एक क्षण भी शिक्षा मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव जो अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं और नीतीश कुमार, इन दोनों का ये दायित्व बनता है कि वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और इस प्रकार के शिक्षा मंत्री को अगर नहीं हटाते हैं तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री है जो धार्मिक दुर्भावना पैदा कर रहा है, लोगों में विद्वेष की भावना पैदा कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कृपित हुए रविशंकर प्रसाद, द ग्रेट रविशंकर प्रसाद, सदाबहार कृपित। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रविशंकर जी विनम्रता की बात करते हुए भी कैसे फिनफिनाए, यानी गुस्साए रहते, एकदम राजनीति के बोलिए तो एंग्री ओल्ड मैन लगते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपके मंत्री सनातन सोच, हिंदू भावना और प्रभु राम की मर्यादा का खुलेआम अपमान कर रहे हैं और आप खामोश हैं। नीतीश जी, मेरा आपसे विनम्रता से आग्रह है, प्लीज डिसमिस दिस इलिटरेट एजुकेशन मिनिस्टर, जिसे भारतीय भावनाओं की जानकारी नहीं है, जल्दी करें। ऐसे में साधु संत भी कैसे पीछे रहते। अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जो आए दिन किसी न किसी इंसान के किसी न किसी अंग पर इनाम की घोषणा करते रहते हैं, उन्हीं आचार्य जी ने चंद्रशेखर जी की जीभ काटने वाले को भी इनाम देने की घोषणा भी कर दी। इनाम 10 करोड़। बिहार के शिक्षा मंत्री
चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। पता नहीं आचार्य जी के पास इतने पैसे आते कहां से, ये भी तो एक मुद्दा है। हमको तो डर है कि कहीं उन पर ईडी या इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए। बहरहाल इतना सब होने के बाद आरजेडी की तरफ से भी बचाव का छापा पड़ गया। मेरा मतलब बचाव की मुहिम चली, लेकिन धीमी गति से। बोले तो स्लो समझते हैं ना, स्लो मोशन में। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एकमात्र बड़े नेता हैं जो चंद्रशेखर के बचाव में खुलकर आए। कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। उसके बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी रामचरितमानस के सुंदर कांड के साथ अवतरित हुए। हम भगवान राम को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं। हम देखिए, किताब भी न देखे हम बता देंगे, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रथम। हमारे माननीय मंत्री जी ने सफाई दे दी है, लेकिन रामचरित्र भगवान राम के नाम पर राम भक्त बनने की होड़ लग गई है, तो हमसे बड़ा राम भक्त नहीं है। ये का तिवारी जी का हो, आप सुंदरकांड का हवाला दे रहे हैं। आपने सुना नहीं क्या कि चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड वाले हिस्से को लेकर क्या कहा है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, क्या मतलब है? ढोल पीटने पर बजेगा, गमार पीटने पर दुरुस्त होगा, पशु पीटने पर दुरुस्त होगा, लेकिन संपूर्ण नारी जाति नारी और शूद्र क्यों? इसलिए मेरा आपत्ति उस अंश पर है। दरअसल आरजेडी में कंफ्यूजन जैसी स्थिति है। सब कुछ तेजस्वी यादव पर निर्भर करता है कि वो का स्टैंड लेते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान से तो यही लगता है। तिवारी जी ने जगदानंद सिंह की राय से अलग जाकर अपनी बात कही है। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, वो गलत बात है। कैसे फैसला हुआ कि पार्टी उनके साथ है? अब हम ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और हमको लगता है कि जगदानंद सिंह जी ने जो किया है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ये सब शायद इसलिए हुआ है कि नीतीश बाबू की पार्टी जदयू भी इस मामले में सुपर एक्टिव हो गई और उसने अलग लाइन ले ली। वैसे नीतीश बाबू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसे मौके पे वो बिल्कुल अनजान भोले बाबा बन जाते हैं। इस बार भी डिट्टो यही हुआ। डिट्टो क्या हुआ? कौन कह रहा है? सब गलत करता है। हमको नहीं पता। चलिए, अब हो गया। हमको नहीं मालूम। नहीं, हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। नीतीश बाबू खुद ही नहीं बोलते, अपने खास खास लोगों से बुलवाते हैं। तू बोला हो, तू बोला। पहले तो उनके करीबी और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खुलकर चंद्रशेखर जी को गलत बता दिया। जो रामचरितमानस के बारे में उन्होंने बयान दिया है, वो बयान उचित नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर बयानबाजी करने से पहले 10 बार नहीं, कभी किसी के धार्मिक ग्रंथ पर कोई भी बयानबाजी करने से पहले। अब हम कुरान पे क्यों बोलेंगे? उन लाखों हजारों करोड़ों लोगों की आस्था उसके ऊपर है। हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे? हम भगवत गीता पर क्यों बोलेंगे? हम श्री रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे? राजनीतिक दल के नेताओं को इन सब पर बोलने से परहेज करना चाहिए। और इस नहले पे दहला जड़ते हुए जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो चंद्रशेखर पर कार्रवाई तक की बात कर दी, और साथ में उन्होंने
भी वही बात कही जो हमने शुरू में कहा कि चंद्रशेखर ने बीजेपी को आए हो दादा मौका दे दिया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। यह जो विषय है रामचरितमानस वाला, ऐसे विषयों पर चर्चा अगर होगी तो किस पार्टी को फायदा होगा, यह सब लोगों को मालूम है। रामचरितमानस जैसे विषयों पर बहस होगी तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कार्रवाई तय करना तो उनका विषय है, लेकिन जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हुई, और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर का बयान को लेकर खासकर रामायण भगवान राम के बारे में जदयू का विरोध नीरज कुमार के बयान में भी सामने आया, जो इस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं। मकर संक्रांति का तिलगुड़ खाने के बाद उन्होंने तिलकुट चबाते हुए ये कहा कि रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। चंद्रशेखर जी के बयान के बाद जो तीसरी बड़ी बात हुई वो ये कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का एक क्या कहते हो सुनहरा मौका मिल गया। वैसे भी चूंकि उनको केंद्र सरकार ने हाल ही में Z+ सिक्योरिटी दी है, तो उस कर्ज को भी अदा करना था, इसीलिए वो चंद्रशेखर और नीतीश दोनों पे हमलावर हो गए। भाई हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जहां के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी राजनीति बंटवारे करके ही उन्होंने सिद्ध किया। वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं, उनकी सरकार के मंत्री देते हैं। लोगों की आस्था, लोगों की भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। और जो चौथी चीज हुई वो ये कि चंद्रशेखर जी आरजेडी के भीतर एक शख्सियत बन के उभर गए, लाइक अ पर्सनैलिटी। आरजेडी आज की तारीख में लालू जी के परिवार की पार्टी है। इस परिवार के सदस्यों के अलावा इसमें कोई और नेता नजर नहीं आता, नोबडी। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर कोप भवन में रहते हैं। उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने नेता बनने की कोशिश की तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो बागी नेता हैं, रिवोल्ट कर गए। पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी बोलते खूब हैं, खूबे बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? बाबा शिवानंद तिवारी पर ऐसे दांत चिहाड़ चिहाड़ के हंसो मत, हाँ, वरना वो तुम्हारे खिलाफ भी कई दिनों तक बोलते रहेंगे, ये जान लेना। हाँ, फिर हमको मत कहना कि हम धीराए नहीं थे। बहरहाल चंद्रशेखर जी के एक बयान ने उनको सेलिब्रिटी बना दिया है। ट्विटर पर उनके लाखों फॉलोअर बन गए। वैसे तो सुना ये जा रहा है कि पार्टी के अंदर से उनको ये सलाह दी गई है कि बोलते समय थोड़ी सावधानी बरतें, लेकिन सामने जो दिख रहा है वो ये कि वो अभी भी अपने बयान पे अड़े हुए। आपसे माफी की मांग की जा रही है, बीजेपी आपके इस्तीफे की मांग कर रही है। मैंने बीजेपी मांग कर रही है तो बीजेपी करते रहे, हमको इससे क्या मतलब, हमने क्या कहा? वाह चंद्रशेखर जी, वाह, नेता हो तो आपके जैसा, नहीं तो ना हो। लेकिन जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कई दबाव होंगे, जैसा कि अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से लगता है कि जदयू की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर। वैसे भी नीतीश जी ने आरजेडी से जुड़े दो मंत्रियों, सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह से इस्तीफा दिलवा दिया था, ये तो आपको याद ही होगा। तो आरजेडी की तरफ से आपको कहा जा सकता है कि आप अपने बयान में रफूगिरी करें, नहीं तो बयान वापस लें। आपको कहा जा सकता है कि गठबंधन धर्म का पालन करें, तो इसके प्रति आपको सचेत और सावधान रहना होगा, समझे नू?
दूसरा विकल्प वही है जो बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कह गए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अब देखना यह है कि आप जदयू के नेताओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं या बाबा तुलसीदास के बताए मार्ग पर। द चॉइस इज योर्स। हमारे देश में भैया एक बड़ा अजीब केस हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे बताऊं। एक इंसान पर उसके अपने ही मर्डर की शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसा कैसे हो सकता है शेखर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा ही हुआ है बंधु। राहुल गांधी पे राहुल गांधी के ही मर्डर की शिकायत दर्ज कराई गई है भैया। आजकल हमारे देश में दो ही लोग छाए हुए ईमान से, एक राहुल गांधी और दूसरे अयोध्या के परमहंस आचार्य। अभी थोड़ी देर पहले आपने परमहंस आचार्य का 10 करोड़ का इनाम देखा सुना, जो उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सर पे रखा। वैसे तो परमहंस जी कानून को ठेंगा दिखाते हुए हमेशा ऐसे ही मारने काटने का ऐलान करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा डिफरेंट काम किया है। इस बार ध्यान देने वाली बात है, वो कानून के रास्ते पर चले। परमहंस जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी की ही हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई है। सच्ची बोल रहा है, ईमान से। भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद उनके ही श्रीमुख से सुनिए। सुनाओ भाई, सुनाओ, इनको विश्वास नहीं हो रहा, सुनाओ। इसमें एक राहुल गांधी के तरह का एक हमशक्ल है, वो दावा कर रहा है कि उसने राहुल गांधी की हत्या कर दिया है, और वो कह रहा है कि वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी को उसने मार दिया है। तो मैं बहुत आहत हुआ। तो आज हमने जो है कोतवाली अयोध्या में तहरीर दिया है और आशा है कि विधिक कार्रवाई होगी, क्योंकि जब हम सकल राहुल गांधी खुद दावा कर रहा है। असल में इसमें सारी गलती परमहंस जी की भी नहीं है। दरअसल राहुल भैया ने बात ही ऐसी कह दी थी। कैसी बात? सुनाओ भाई, देखा ऐसी बात। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। हैरान हो गए ना? जैसे आप हैरान हुए हैं वैसे ही वो लोग भी हो गए थे जो राहुल जी से सवाल पूछ रहे थे। उनकी हैरानी देख के राहुल जी ने अपनी बात का एक, क्या कहते हैं, दार्शनिक अर्थ समझाया। दार्शनिक अर्थ आप भी समझ लीजिए। हैरान मत हो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। पता नहीं लोगों की समझ में ये अर्थ आया कि नहीं आया, लेकिन लोग चुटकी लेने से जरूर बाज नहीं आए। देखिए, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी ने इस बात पे कैसी चुटकी ली। अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको, क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है? हंसी आ रही है ना आपको? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ओवैसी साहब ने तो राहुल गांधी जी को सर्दी न लगने वाली बात पर भी चुटकी ले ली जी। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, पता नहीं राहुल गांधी जी को ठंड लग रही है कि नहीं लग रही, लेकिन हां, जब तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तब तक देश की राजनीति में गर्मी जरूर पैदा होती रहेगी। देख लीजिएगा।
तो दोस्तों ये रहा आज का पोल खोल। अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी अपने प्यारे प्यारे बंदरों के साथ। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। हुजूर शो खत्म हो गया, ये खर्राट ले रहा है भाई। चलो हो गया, चलो आज की कमाई पूरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।